देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। दोस्तों, अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है लोकेश की। लोकेश जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है। इनका अपना कारोबार है और इन्होंने 2015 के जनवरी के महीने में एक मकान खरीदा, बिना ये जाने कि मकान के अंदर कोई राज दफन है। और इनकी इतनी अच्छी हंसती खेलती जिंदगी में दखल पड़ गया और फिर इनका सामना एक ऐसे खौफनाक मंजर से हुआ जो मौत से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मेरा नाम लोकेश है। ये बात सन 2014 के एंड की है, जब मेरा बिजनेस कम्प्लीटली कोलकाता में सेटल हो गया था। मेरे पास अब किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। मैं देहरादून से कोलकाता शिफ्ट हो रहा था। इसी सिलसिले में मुझे एक घर खरीदना था, एक नया घर जहां मैं अपने परिवार के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूं। कोलकाता का एक शहर मठ गांव के पास मुझे एक हवेली के बारे में सुनने को मिला। मुझे उसकी डिटेल्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी। मैंने उस हवेली के ओनर से बात करके डील फाइनल भी कर दी थी, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी थीं। पहली दिक्कत तो इसमें यह थी कि यह हवेली बड़े सुनसान इलाके में पड़ती थी और दूर दूर तक कोई रहवासी नहीं था। दूसरी ये कि इस हवेली में कोई कर्मचारी या साफ सफाई करने वाला, यहाँ तक कि कोई वॉचमैन तक नहीं मिलता था। जब मैंने उसी इलाके से बाहर के लोगों से इसकी वजह पूछी तो उनका जवाब बड़ा अजीब था। वो कहते थे कि उस हवेली को खूनी हवेली कहा जाता है। कहते हैं कि उस हवेली में कोई भटकती रूह घूमती है जो कि वहां से गुजरने वाले शख्स या जीव जंतु का खून चूस लेती है और फिर बाद में उसके शरीर को ही अपना हथियार बना लेती है। उनके जवाब मुझे और भी इंटरेस्ट दिला रहे थे, क्योंकि मैं कभी भी इन भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं करता था। इनफैक्ट मैं इन सब का अक्सर मजाक ही बनाता था। वैसे तो हवेली बहुत सुंदर थी। उसका एक्सटीरियर और इंटीरियर सब कुछ बड़ा ही अच्छा और वंडरफुल था। मुझे भी पर्सनली वो हवेली खूब पसंद आई और इसका बजट टेनर भी उम्मीद के मुताबिक कम था। अब वो कहते हैं ना, जब परेशानी को दरवाजे पर दस्तक देनी होती है तब वो किसी न किसी रूप में हाजिर हो ही जाती है। ऐसा ही कुछ अब मेरे साथ भी होना था। मैंने अपनी वाइफ को लोगों के कमेंट्स नहीं बताए थे। मैंने उसे ये बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ऐसा करने से वो भी डर जाती और शायद रहने को मना भी कर देती। मुझे तो वो हवेली बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। एक हफ्ते के अंदर ही मैं अपनी फैमिली को लेकर उस हवेली में शिफ्ट हो गया। शुरुआत के 1-2 दिन तो बड़े अच्छे से बीते, पर इसी तरह एक शाम जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने पाया कि मेरा छोटा बेटा, जिसकी उम्र 5 साल की थी, वो एक झूले की तरफ देखकर बातें कर रहा था। मतलब कि वो खुद एक झूले पर बैठकर झूल रहा था और जो झूला उसके बगल में था उसकी तरफ देखकर बातें कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात तो मेरे लिए ये थी कि मेरा बेटा जिस झूला पर बैठा था उसके बगल वाला झूला भी अपने आप ही हिल रहा था, जबकि वहाँ पर कोई हवा या खास दबाव भी नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई मौजूद था। मुझे भी ये चीज़ बड़ी अजीब लगी, क्योंकि इस तरह भला कैसे हो सकता है, झूला अपने आप कैसे हिल सकता है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसी झूले की तरफ देखते हुए मेरा बेटा बातें कर रहा था। फिर पहले तो मैं अपने बेटे के पास गया और उसे गोद में उठाते हुए कमरे में ले आया। मैं अब उसे भुला चुका था। फिर मैंने अपने बेटे के साथ मस्ती करते हुए ही पूछा कि वो अभी थोड़ी देर पहले किससे बातें कर रहा था। उसका जवाब दिमाग में घुमा देने वाला था। उसने कहा, एक आंटी उस झूले पर झूल रही थी और वही मुझसे बातें कर रही थी।
मैंने जब उसके मुंह से इतना सुना तो मेरे होश ही गायब हो गए थे। आखिर इतना छोटा बच्चा झूठ कैसे बोलेगा और क्यों बोलेगा, और अपने मन से बात बनाकर कैसे बोलेगा। उसकी बातों को वहम मानना भी फिजूल था, क्योंकि मैंने उसे खुद किसी से बातें करते देखा था। खैर, इसके बाद हम खाना खाने डाइनिंग हॉल में गए और फिर हम उस रात सो गए। फिर अगली सुबह बहुत बारिश होने लगी। उस वक्त वैसे भी बारिश का मौसम था। मैं भी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, पर तभी एक बड़ी अजीब सी चीज को देखकर हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि हवेली के छत से खून नीचे की तरफ गिर रहा था, यानी कि पानी के बहाव से खून जमीन पर गिर रहा था। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस हवेली के जमीन के आसपास हर जगह लाल रंग की बारिश हो रही थी। अब मैं इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं लोगों की जुबानी कही गई इस हवेली को खूनी हवेली के नाम से जोड़ पा रहा था। हम लोग इस तरह के दृश्य को देखकर थोड़ा घबरा भी गए। खैर, बारिश खत्म होने के बाद मैं ऑफिस चला गया। उस दिन पता नहीं कैसे पर मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मुझे उसने फ़ोन करके घर पे बुलाया। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी खून की उल्टियां कर रही थी और उसका चेहरा जैसे पूरा खून से रंगा था। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मैं तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले गया। मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी। उसे किसी भी तरह का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं था। जब मेरी वाइफ होश में आई और अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी, तब मैंने उससे पूछा कि आज अचानक ऐसा कैसे हो गया। मुझे उसके चेहरे पर एक भयानक डर का दृश्य साफ साफ दिख रहा था। उसने कहा कि अब जो मैं तुम्हें बताऊंगी उस पर शायद तुम्हें यकीन ना हो। आज दोपहर को मैंने अपना शक दूर करने के लिए हवेली के टेरेस पर गई थी। वहाँ पर जो मैंने देखा उसने मुझे बहुत हद तक डरा दिया था। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर लाशों के ढेर पड़े थे और खून की तो जैसे बाढ़ आ गई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक औरत जिसने घूंघट किया हुआ था, वो मुंडी नीचे किए बड़े सुकून से खून पी रही थी। इस नज़ारे को देखकर मेरी चीख निकल गई और फिर उसके बाद वो औरत मेरी तरफ मुड़ी और बंगाली भाषा में वो मुझे कुछ कह रही थी। उसकी भाषा तो मैं नहीं समझ पाई, पर वो शायद मुझे ये चेतावनी दे रही थी कि मैं इस हवेली को छोड़ दूं, वरना मेरा भी खून वो कुछ इस तरह पिएगी। इसके बाद मैं नीचे भागने लगी और कमरे में आ गई। मैंने अपने कमरे की खिड़की पर एक गिलास देखा जो पानी से भरा था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने तुरंत ही पानी पी लिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने तो छत पर जाने से पहले कोई गिलास इस तरह नहीं रखा था। मैंने जो भी छत पर देखा वो सब तुम्हें बताने ही वाली थी कि तभी मुझे ज़ोरों से खून की उल्टी होने लगी और मेरा शरीर गर्म होने लगा और फिर मैं बेहोश हो गई। मेरी पत्नी की इन सब बातों के बाद अब मुझे शायद मेरी गलती का एहसास हो रहा था। अब मेरा उस हवेली में और रुकना ठीक नहीं लग रहा था। इसी कारण मैंने सेम डे ही हवेली को छोड़ने का फैसला किया। मैं अकेला ही हवेली में गया, जहां मेरी बीवी बच्चे सब हॉस्पिटल में स्टाफ की निगरानी में थे। हवेली में सिर्फ हमारे सामान और कई डॉक्यूमेंट्स रखे थे। बस मैं उन्हें ही लेने के लिए हवेली गया था। उस वक्त देर शाम का वक्त था। मैंने गाड़ी में सामान वगैरह को रख दिया था, पर मेरी फैमिली फ़ोटो अंदर ही छूट गया था। मैं उसे लेने अंदर चला गया, पर इस बार हवेली के अंदर का वातावरण बिल्कुल ही बदल गया था, जिससे मुझे अब डर लग रहा था। मैंने टेबल पर रखे फ़ोटो को अभी छुआ ही था कि तभी मैंने खुद की फ़ोटो पर खून की बूंदें गिरते हुए देखा, और ये देखकर मैं तुरंत ही पीछे हट गया और वो फ़ोटो भी नीचे गिर पड़ा। फ़ोटो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया था। अब मैंने शायद दोबारा यहाँ पर आकर एक और गलती कर दी थी। इसी वजह से मैं पीछे पलटा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर दरवाज़ा अपने आप पता नहीं कैसे बंद हो गया। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे बाहर निकलूं। तभी मैंने अपने पीछे पायल की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर मैं तुरंत ही पीछे पलटा। तभी मैंने देखा कि एक बड़ी भयानक शक्ल की औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो बंगाली में कह रही थी कि वो मेरा खून पीना पसंद करेगी, और ये सुनकर अब मैं पीछे हटने लगा। वो बार बार किसी मेंढक की तरह इधर उधर फुदक रही थी
और उछलकर मुझे दबोचना चाहती थी। मैं बार बार खुद की जान बचाकर वहां से निकल जा रहा था। उसकी हंसी बहुत खतरनाक थी और साथ ही उसका चेहरा भी। मैंने तभी सीढ़ियों से खून की लहरों को बहते देखा, जिसे देखकर मेरे पसीने और भी छूट गए। मैं अब वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर तुरंत ही वो पिशाचनी मेरे ठीक सामने आ कूदी। वो झपटकर मेरी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाने ही वाली थी कि तभी बाहर से खिड़की टूट गई तो मैंने पाया कि एक अघोरी बाबा अंदर घुस आया है और उसने हर जगह धुआं धुआं कर दिया है। उस धुएं की वजह से वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। खिड़की से ही मेरी पत्नी मुझे आवाज़ देने लगी। तभी मैं जल्दी से खिड़की से बाहर निकला और हवेली के बाहर आकर मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि उसे शक था कि मैं जरूर अकेले ही हवेली में फंस जाऊंगा। काफ़ी समय तक जब मैं नहीं लौटा तब उसे डर लगने लगा था। तभी उसने एक अघोरी की कुटिया से उसको बुलाकर इस हवेली की तरफ ले आई। मैंने मेरी पत्नी की बात सुनकर उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। बड़ी ही मुश्किल से मेरी जिंदगी मौत के मुंह में जाते जाते बची है। वाकई जो कुछ हुआ बहुत ही डरावना था, इसलिए कभी भी ऐसी जगहों पर रहने जाने से पहले उस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वो जगह वाकई में एक महल है या फिर कोई खूनी हवेली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।